पीओके लेने से पहले ही सीज फायर लागू हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, पीओके हमें लेना चाहिए था। जैसा कि सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है ये ट्रेंड कि पीओके लेने से पहले सीज फायर लागू क्यों किया गया। आज पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ राजीव घई जी को फोन किया 3:35 पे, तो वो सीज फायर के लिए अनुरोध कर रहे थे। और कहेंगे सीज फायर लागू करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, कि हम हारने वाले थे या पाकिस्तान की जो परमाणु हमले की धमकियों से हम डर गए थे। नहीं, ऐसे 65 हो चाहे 71 हो चाहे 92 हो, ये चारों वॉर जो है वो ऐसे वॉर थे जिसमें हमने पाकिस्तान को दे दनादन फोड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके 11 आतंकी ठिकानों पर हमला करके खत्म कर दिया था। जय हिंद, नमस्कार साथियों, ट्रेंडिंग विद एमबी सोनी चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, पीओके लेने से पहले ही सीज फायर लागू हो गया। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत गलत बात है, पीओके हमें लेना चाहिए था। जैसा कि सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है ये ट्रेंड कि पीओके लेने से पहले सीज फायर लागू क्यों किया गया। आज हम इन बातों पे एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीओके लेने से पहले हमने सीज फायर लागू क्यों किया। ये जो है आपको भारत की वेबसाइट पे बात पता लग सकती है कि जब डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ राजीव घई जी को फोन किया 3:35 पे, तो वो सीज फायर के लिए अनुरोध कर रहे थे। और उसी अनुरोध को हमने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए हमने सीज फायर को लागू कर दिया। अब आप ये कहेंगे सीज फायर लागू करने के पीछे क्या रीजन रहा होगा, कि हम हारने वाले थे या पाकिस्तान की जो परमाणु हमले की धमकियों से हम डर गए थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीज फायर लागू करने के पीछे हार तो बिल्कुल ही कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 48 हो चाहे 65 हो चाहे 71 हो चाहे 92 हो, ये चारों वॉर जो है वो ऐसे वॉर थे जिसमें हमने पाकिस्तान को दे दनादन फोड़ा। और 71 में तो हाल ये था कि विश्व रिकॉर्ड है, ये विश्व इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 93,000 सैनिकों ने ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन करके हमारे सामने हार स्वीकार की थी। और कहा जाता है कि 3000 किलोमीटर के लगभग हमने एरिया जो है उनका, पंजाब और सिंध का एरिया हमने कैप्चर कर लिया था। वो तो शिमला समझौते के दौरान वापस जो है वो इलाका जो है वो भी हमने लौटाया और 93,000 सैनिक भी हमने लौटा दिए। तो आप ये सोचिए कि 71 में तो हमने इतना जबरदस्त उनको फोड़ा था। अब आप बात करेंगे कि हार जब रीजन नहीं था तो क्या रीजन था। देखिए, रीजन जो है ना वो बहुत प्रकार के सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके 11 आतंकी ठिकानों पर हमला करके खत्म कर दिया था। उन ठिकानों पे हमला होने के जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान ने क्या किया कि हमारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो है, हमारी आन बान शान, उसको तबाह करने के लिए मिसाइलें दागने की कोशिश की। मिसाइलें दागी भी गई। वो तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि हमने हवा में ही उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और वैष्णो देवी मंदिर पे भी मिसाइलें दागी गई, लेकिन उसको भी हमने हवाओं में ही नेस्तनाबूद कर दिया। और हमारे जब दिल्ली एयरबेस सिस्टम को वो उड़ाने की कोशिश में थे तो हमने ही उनके 6 एयरबेस जो है वो खत्म कर दिए, जिसमें लाहौर का, राजौरी का, नूरजहां का और HQ-9 जो है, ये मुख्य एयरबेस है जो हमने खत्म किए। और इनकी फोटोज जो है आप इंटरनेट पे देख सकते हो, पहले की, और जो 9 मई और 10 मई को ये होता है, 8 मई 9 मई और 10 मई को ये सब होता है, उस समय की भी आप फोटोज देख सकते हो। डिफरेंस जो है आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। तो हमने क्या है, उनकी ऑपरेशन सिंदूर के समय उनके एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम से ही हमने उनके जो वहां से हमले हो रहे थे उन हमलों का जवाब दिया। कुछ मिसाइलें तो ऐसी थी जो बिना फूटे ही धरती पे गिर गई। तो आप सोचो, उन मिसाइलों को स्थानीय लोग जो है वो भारतीय सेना को दे के आती है, ऐसी भी है। और एक वीडियो जो है बहुत ही वायरल है इंटरनेट पे, आप देख ही रहे होंगे कि एक सैनिक ये बोलता है कि पूरी रात पाकिस्तान जो है तुर्की ड्रोन भेज रहा था और सारी रात वो लोग उसे काउंटर करते हुए उन्हें हवाओं में ही खत्म किए जा रहे थे। तो जब पूरी रात वो भेज के अपने तुर्की ड्रोन और थक गई सेना, तो सेना ने अपने चेक पोस्ट पे व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। मैं आपको बता दूं कि व्हाइट फ्लैग का मतलब ये हुआ कि अब हम शांति चाहते हैं। और हमारे शास्त्र जो है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी रामायण, हमारी महाभारत, भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि निशस्त्र पे हम वार नहीं करते हैं। हम जो आगे बंदा जो होगा वो हार मान लेता है या अपनी गर्दन ही गिरा देता है, तो हम
उसकी गर्दन नहीं काटते हैं। तो ये वाला जो सीन था, इसी सीन को देखते हुए, उनके व्हाइट फ्लैग को देखते हुए हमने वापस से वार नहीं किया। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हमने उनके कहने पे हमने सीज फायर लागू करवा लिया। देखिए उसका रीज़न यही होता है कि जब हमने किराना हिल्स पे, अब आप परमाणु हमले की अगर आप बात करती हैं तो किराना हिल्स पे हमने वार किया तो जो आप सुधांशु त्रिवेदी का एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें वो स्पष्ट बता रहे हैं कि परमाणु हथियार जो होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं। और जब हमने किराना हिल्स पे हमला किया तो हमले के बाद में वो परमाणु गैसें जो है वहां से रिसाव होनी शुरू हो गई। और वो किराना हिल जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के से 120 किलोमीटर दूर है। तो इंसान सरहदें समझते हैं, परमाणु पदार्थ, परमाणु गैसें जो है वो सरहदें नहीं समझती। तो वो नुकसान जो है हमें ज़्यादा उठाना पड़ता। और आप एक चीज़ देखिए, जो पाकिस्तान जो है भुखमरी से पीड़ित है, कर्जदार है, आज की न्यूज़ है, इतना कर्जा, मतलब पाकिस्तान के हर एक बंदे पे अगर आप कर्जा डिवाइड करो तो आप ये पाएंगे कि पाकिस्तान पर 76,000 अरब रुपए का कर्जा है। और ये है प्रत्येक नागरिक में अगर आप डिवाइड करो तो 3 लाख से भी ज़्यादा का कर्जा ये दिखाई देता है। यूँ तो भारत पे भी कर्जा है, लेकिन भारत ने अपना पैसा जो है विकास कार्यों में लगाया और पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषण देने में। आपने एक पिक देखी होगी जब हमने उनके आतंकी ठिकानों पे हमला किया और हाफिज सईद के जो प्रियजन जो है, परिवारजन जो है वो मारे जाते हैं। और वहाँ पे जब उनकी अंतिम विदाई की तैयारी हो रही होती है तो आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के मेन लीडर जो है वो जो वहाँ की जो संसद है या पार्लियामेंट है वहाँ बैठते हैं, वो मेन लीडर्स वहाँ आए हुए थे, उनकी विदाई में शामिल हो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। वो फोटोज भी आपने देखी होगी। तो ये तो बात तय है कि वो आतंकवाद से परेशान हो चाहे नहीं हो, आतंकवादियों को शरण भी वही दे रहा है, आतंकवादियों को पनाह भी पाकिस्तान दे रहा है। तो आप ये सोचिए, ऐसा देश जो हर तरीके से गिरा हुआ है, हर तरीके से घिरा हुआ है समस्याओं से, उस देश को खत्म होना या नहीं होना, या दोनों ही देशों की तरफ से अगर परमाणु हमले होते हैं तो ज़्यादा नुकसान किसको होता है? हमारा देश जो है, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है इसकी, अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी, हम विश्व की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी बन गए हैं जापान को पछाड़ते हुए। कुछ साल 1.5 साल पहले हमने ब्रिटेन को पछाड़ा था, 5वीं इकोनॉमी का टैग जो है ब्रिटेन से छीन लिया था। अभी हमने जापान से ये टैग छीन लिया है। तो आप सोचिए, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ के जो सिस्टम्स है ना वो दिन प्रतिदिन डेवलप होते जा रहे हैं। अभी आज विश्व बैंक की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये क्लियरली मेंशन था कि पहले ये हमारे यहाँ गरीबी जो थी वो 27% थी और अब ये गरीबी जो है केवल 5% है। और आप यहीं पे पाकिस्तान का दृश्य देखिए तो बहुत बुरा हाल है। तो ज्यादा नुकसान जो है युद्ध का जो है वो हमें उठाना पड़ता, हम क्योंकि विकसित होने की कगार पे है, हम विकसित देश बनने की कगार पे है, तो हमें उठाना पड़ता। और आप ये भी सोचिए कि पीओके लेना जो है वो इतना टफ इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है पीओके में चल रहे हैं, अमेरिका ने भी काफी पैसा पीओके में लगाया हुआ है। तो आप सोचिए, ये जो देश है, जो बड़े बड़े देश है, वो चाहेंगे नहीं कि भारत जो है वो पीओके ले, क्योंकि जो ट्रीटी जो पाकिस्तान के साथ की गई है वो ट्रीटी उनको फिर से भारत के साथ करनी होगी, या फिर प्रोजेक्ट में जो पैसा लग जाता है वो पैसा वापस रिकलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी चीजें बहुत बड़ी मैटर रखती है। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा फिर से बन जाए। तो ये जो है, अगर मान लीजिए हम पीओके पे अटैक करते हैं या उसे अपना पार्ट बनाते हैं, तो आप ये सोचिए कि इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, क्योंकि प्रत्येक देश अपना हित पहले देखेगा। तो हमारे लिए पीओके लेना युद्ध नीति की बात नहीं हो सकती। हमारे लिए पीओके लेना एक जो रास्ता है, पीओके लेने का रास्ता है, वो युद्ध नीति कतई नहीं हो सकता। कूटनीति के रास्ते से हम पीओके को वापस हासिल कर सकते हैं, युद्ध नीति से हम पीओके वापस हासिल करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। मैं यूं नहीं कह रही हूं कि असंभव है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसमें हमें कूटनीति का प्रयोग करते हुए पीओके लेना होगा। और सीज फायर जो लागू हुआ है, ये दोनों हितों के लिए, दोनों देशों के हितों के लिए बहुत अच्छा ही है, मैं यूं कहना चाहूंगी। और इसमें बहुत सारी चीजें, हम यहाँ घर बैठे हैं, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो उस चीज को फेस कर रहा है या सारे चीज, वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं, वो हर बात को एनालिसिस करते हैं, हर बात का विश्लेषण करते हैं। तो हमें इस बात का जो
सही कारण नहीं पता है, लेकिन हम जो कयास लगा रहे हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, हम कुछ सबूतों के अकॉर्डिंग्स लगा रहे हैं, तो हम इस कयास के तौर पे हम ये समझ रहे हैं कि पीओ के लिए वगैरह अगर हमने सीज़ फायर लागू किया है तो वो कहीं की बहुत हद तक सही है। इसीलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए एमबी सोनी को। जय हिंद।